अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 8 क्लास फर्स्ट ईयर मैथ कैंट आप पब्लिशर बुक से। क्वेश्चन नंबर 8 है अप्लाई गॉस एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द सिस्टम। गॉस एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि हमने एचेलन फॉर्म के अंदर अपना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, सबसे पहले x के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे जो कि हैं 3, 2 और 4। y के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे 2, -3 और 1। और फिर z के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे 1, 1 एंड -2। और इसके सामने हम कांस्टेंट एंट्रीज लिखेंगे दैट आर 5, -1 एंड 9। अब सबसे पहले हमें लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है। तो इस 3 को 1 बनाने के लिए हम ऑपरेशन लिख सकते हैं रो 1 डिवाइडेड बाय 3। सो हमारे पास रो 1 के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, 3 3 से डिवाइड होके 1 बन जाएगा। 2 3 से डिवाइड होगा तो 2/3 बनेगा। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 1/3 और 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5/3। आपके पास सेकंड रो एज इट इज आ जाएगी 2 -3 1 एंड -1। और इसके बाद आपकी थर्ड रो एज इट इज रहेगी दैट इज 4 1 -2 एंड 9। अब नेक्स्ट हमने इस 2 को और इस 4 को जीरोस में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम 2 को कन्वर्ट करते हैं। 2 की कन्वर्जन के लिए मैं ऑपरेशन लिखूंगी रो 2 में से हम माइनस करेंगे 2 टाइम्स रो 1 को। तो हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे 2 लिख रहे हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 2 आएगा। 2 में से 2 लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 हो जाएगा। रो 2 के अंदर चेंज आ रहा है, रो 1 के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो रो 1 को हम एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। 1 2/3 and 1/3 then 5/3 as it is। नेक्स्ट हमारे पास 2 2 से मल्टीप्लाई होके 4/3 बनेगा। 4/3 -3 में से माइनस कर देंगे 4/3 तो हमारे पास यहाँ टोटल रिजल्ट बनेगा -9 - 4 होल डिवाइडेड बाय 3 दैट इज -13 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे आ जाएगी -13 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट आपने 2 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2/3 आएगा और 1 में से माइनस करेंगे 2/3 तो आपके पास यहाँ रिजल्ट आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। 2 को 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10/3 आएगा और -1 में से माइनस करेंगे 10/3 तो आपके पास यहाँ पे आएगा -13 डिवाइडेड बाय 3। इसके साथ ही हम थर्ड रो के अंदर चेंजेस करके देखते हैं। रो 3 में से मैं माइनस करूंगी 4 टाइम्स रो 1 को। तो अब आउटसाइड मुझे 4 से मल्टीप्लिकेशन करवानी चाहिए। सो अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4। यहाँ पे हम 4 को लिख लेते हैं। 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा और 4 को 4 में से लेस करेंगे तो 0 रह जाएगा। 4 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 आ जाएगा और उस 8/3 को आप माइनस करेंगे 1 में से। सो हमारे पास यहाँ रिजल्ट -5 डिवाइडेड बाय 3 रह जाएगा। -5 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट हमारे पास 4 को 1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आंसर आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा और इस 4 डिवाइडेड बाय 3 को आप माइनस करेंगे -2 में से। तो आपके पास यहाँ पे टोटल -10 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास है 4 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/3 आ जाएगा हमारे पास और 20/3 को मुझे माइनस करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 9 में से। सो अगर आप 9 में से 20/3 को लेस करते हैं तो आपके पास बचेगा 7 डिवाइडेड बाय 3। 7 डिवाइडेड बाय 3 हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। सो अब हमारे पास यहाँ पे 1 के नीचे 2 जीरोस आ चुके हैं। सेकंड कॉलम है 2/3 -13/3 -5/3। थर्ड कॉलम 1/3 1/3 -10/3 और कांस्टेंट एंट्रीज हमारे पास 5/3 -13/3 और 7/3 में कन्वर्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमारे पास -13/3 को 1 बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे
-3/13 से, सो R2 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय 13 हो जाएगा। अब हमारे पास फर्स्ट रो आ जाएगी एज इट इज 1 2/3, 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड 5 डिवाइडेड बाय 3। और रो 2 के अंदर क्या चेंज आएगा कि जब मैं -3/13 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी हर एक एंट्री के साथ, तो फर्स्ट एंट्री 0 ही रहेगी, सेकेंड एंट्री 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, थर्ड एंट्री के साथ जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो -1 डिवाइडेड बाय 13 बचेगा, और जब इसी तरह से फोर्थ एंट्री के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये फिर 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। आपके पास रो नंबर 3 एज इट इज नोट डाउन हो जाएगी। यहां तक अब आपने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हमारा अगला टारगेट है इस -5/3 को 0 में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए हम क्या ऑपरेशन लिख सकते हैं? इसके लिए हम ऑपरेशन लिखेंगे कि क्योंकि हमें R3 के अंदर चेंज चाहिए, तो R3 के अंदर मैं ऐड करूंगी 5 डिवाइडेड बाय 3, और क्योंकि हमने इस 1 को यूज करना है तो +5/3 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी रो 2 के साथ। 5/3 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। रो 1 आपकी एज इट इज नोट डाउन हो जाएगी, 1 2/3, 1/3, 5/3। रो 2 एज इट इज नोट डाउन हो जाएगी। रो नंबर 3 में क्या चेंज आ रहा है? 5/3 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 के अंदर 0 ऐड होके 0 ही रहेगा। 5/3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5/3 आएगा। 5/3 को -5/3 में ऐड करेंगे, रिजल्ट विल बी 0। 5/3 को -1/13 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास रिजल्ट आता है -5 डिवाइडेड बाय 39। इस रिजल्ट को हमने ऐड करना है -10 डिवाइडेड बाय 3 में। तो इनके डिनोमिनेटर्स अगर मैं सेम कर लूं तो मेरे पास यहाँ से 39 आ जाएगा, -5 एज इट इज, बीच में माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 130 आ जाएगा। सो टोटल मेरे पास -135/39 आ जाएगा। नेक्स्ट 5/3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5/3 ही आएगा, और उस 5/3 के अंदर हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 7 डिवाइडेड बाय 3 को ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास 12/3 आएगा, जो कि फर्दर सिंप्लीफाई होके 4 बन जाएगा। अब क्योंकि हमारा मैट्रिक्स एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है तो हम लास्ट रो से स्टार्ट करके देखते हैं। लास्ट रो में ये जो 0 गिवन है ये हमारे पास x का कोफिशिएंट है, नेक्स्ट 0 हमारे पास y का कोफिशिएंट है, और उससे नेक्स्ट हमारे पास जो एंट्री आ रही है वो z का कोफिशिएंट है, और इस पूरी इक्वेशन के सामने जो कांस्टेंट आ रहा है वो 4 है। 0 टाइम्स x प्लस 0 टाइम्स y तो 0 ही रहेंगे, बाकी हमारे पास यहाँ -135z/39 रह जाएगा इज इक्वल टू 4। यहाँ से हम z की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लें तो 39 मेरे पास राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और -135 डिवाइड हो जाएगा। तो अब मेरे पास यहाँ से जो आंसर्स बन रहे हैं सिंप्लीफाई करके, वो 3 का टेबल यहाँ पे अगर हम 1 टाइम और 3 टाइम्स, और यहाँ पे 3 का टेबल 4 टाइम, 3 का टेबल 5 टाइम से सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यूज बचती हैं वो होंगी 52/45, और नेगेटिव साइन आपके पास एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हम अपनी सेकेंड रो को अगर देखें तो उसमें हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं उसमें हमारे पास 0 जो है वो x का कोफिशिएंट है, 1 जो है वो y का कोफिशिएंट है, -1/13 z का कोफिशिएंट है, और हमारे पास सामने 1 आ रहा है। यहाँ पे अब हम वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं। 0 टाइम्स x तो 0 ही होगा, y एज इट इज, -1 डिवाइडेड बाय 13 एज इट इज, z की वैल्यू प्लेस कर लें, -52 डिवाइडेड बाय 45 इक्वल्स टू 1। 13 का टेबल 4 टाइम कैंसिल आउट करेगा, और यहाँ से y माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 4 डिवाइडेड बाय 45 इक्वल्स टू 1। 4 डिवाइडेड बाय 45 एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं तो ये माइनस हो जाएगा,
और हमारे पास 41 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू। नेक्स्ट हम रो 1 को फॉलो करेंगे और रो 1 में से x कैलकुलेट करेंगे। तो रो 1 को अगर फॉलो करें तो इसमें हमारे पास 1 जो है x का कोफिशिएंट है, 2/3 y का कोफिशिएंट है, 1/3 g का कोफिशिएंट है और 5/3 एज इट इज आएगा। यहाँ पे हमने रो 1 को नोट डाउन कर लिया, जस्ट वैल्यूज प्लेस करके देखनी है। x एज इट इज आएगा, 2/3 एज इट इज आएगा, y की जगह आप 41 डिवाइडेड बाय 45 प्लेस कर लें, 1/3 एज इट इज आएगा, z की जगह नेगेटिव 52 डिवाइडेड बाय 45 प्लेस कर लें और नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव 5/3 एज इट इज रहेगा। x एज इट इज 2 को 41 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 82 यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 135 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 135 इज इक्वल टू 5/3 और यहाँ से अगर हम x को सेपरेट कर लें तो 5/3 एज इट इज 82 बाय 135 का फ्रैक्शन नेगेटिव हो जाएगा और 52 बाय 135 वाला फ्रैक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। सो इन फ्रैक्शंस को जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल आंसर यहाँ से हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। सो हमारे पास तीनों वैल्यूज कैलकुलेट हो चुकी हैं। x की वैल्यू हमने 13/9 फाइंड की है, y की वैल्यू 41/45 फाइंड की है और z की वैल्यू हमने नेगेटिव 52 डिवाइडेड बाय 45 के तौर पे फाइंड की है। नेक्स्ट हम करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, इज द सिस्टम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब क्योंकि इस सिस्टम को हमने सॉल्व करके पार्ट ए में देख लिया है और इस सिस्टम का सोल्यूशन हमारे पास आ चुका है, तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो इसका हम आंसर क्या लिख सकते हैं, द सिस्टम इज consistent because it has a solution। नेक्स्ट हम सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अप्लाई मैट्रिक्स ऑपरेशंस एंड सॉल्यूशन मेथड्स टू सॉल्व द फॉलोइंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। सिस्टम ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ गुड्स इन अ सप्लाई चेन। हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है जो यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर ली हैं। इन ए पार्ट डिटरमिन द क्वांटिटीज ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जी इन्वॉल्व इन द सप्लाई चेन। हमने एक्स वाई जी की वैल्यूज तक जाना है। तो चाहे आप इचलन फॉर्म से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करें या रिड्यूस्ड इचलन फॉर्म से या फिर क्रैमर रूल से सॉल्व कर लें या मैट्रिक्स इन्वर्जन से सॉल्व कर लें, कोई एक मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको इचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी। तो सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या होगा कि आपके पास x के कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे, y के कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे, z के कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे और फिर सामने कांस्टेंट टर्म्स भी लिखी जाएंगी। सो x के कोफिशिएंट्स हैं 2, 30 एंड 3, y के कोफिशिएंट्स हैं 3, 2, -1, z के कोफिशिएंट्स हैं -1, 1, 2 और हमारे पास जो सामने कांस्टेंट टर्म्स आ रही हैं वो हैं 50, 30 एंड 70। तो सबसे पहले काम हमारे पास क्या होगा कि हमने लीडिंग कोफिशिएंट को 1 में कन्वर्ट करना है। तो इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑपरेशन लिख रहे हैं 1/2 इंटू रो 1। रो 1 को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 1/2 2 से मल्टीप्लाई होकर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 बन जाएगा। 1/2 नेगेटिव 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव 1/2 और यही वाला 1/2 जब 50 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको 25 में कन्वर्ट कर देगा। बाकी आपके पास जो दोनों रोज हैं वो एज इट इज आ जाएंगी। 3 - 1 2 70 और यहाँ आपके पास ये मैट्रिक्स आ चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इस 30 को हमने 0 में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें ऑपरेशन क्या लिखना चाहिए कि हम रो 2 में से माइनस कर रहे हैं 30 टाइम्स रो 1 को। तो यहाँ पे मैं 30 लिख लेती हूँ अपनी आसानी के लिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चेंजेस आएंगे। रो 2 के अंदर चेंज आने जा रहा है तो आपकी रो नंबर 1 जो है वो एज इट इज रहेगी। 30 को 1 से मल्टीप्लाई करें 30 आएगा, 30 में से 30 लेस होगा तो 0 रह जाएगा। 30 को 3/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास यहाँ पे
15 टाइम कटिंग होगी और 15 इंटू 3 विल बी 45। इस 45 आंसर को मुझे 2 में से माइनस करना है, तो 2 में से जब मैं 45 को लेस करूंगी तो आई विल गेट -43 हियर। नेक्स्ट मेरे पास 30 नेगेटिव 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -15। इस -15 को मैंने माइनस करना है 1 में से, तो जब मैं 1 में से माइनस करूंगी -15 को तो टोटल आंसर मेरे पास +16 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास 30 जो है 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 30 और 25 का प्रोडक्ट हम चेक करेंगे। 30 और 25 का प्रोडक्ट है हमारे पास 750 और इस प्रोडक्ट को मैंने माइनस करना है 30 में से, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी -720। -720 मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट अब आपने क्योंकि इस एंट्री को 0 बनाना है तो अब हम उसके लिए ऑपरेशन क्या लिखेंगे, हमें 3 को मल्टीप्लाई करवाना चाहिए रो 1 के साथ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3 और फिर इन तमाम एंट्रीज को मैं रो 3 में से सब्ट्रैक्ट करवाती जाऊंगी। तो ऑपरेशन हमें लिखना चाहिए कि रो 3 -3 टाइम्स रो 1। अब आप देखें कि जब मैं 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी 3 आएगा, 3 में से 3 लेस होगा, आंसर विल बी 0। 3 को 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9/2 आएगा और इस 9/2 को आपने माइनस करना है -1 में से, तो -1 माइनस 9/2 हो जाएगा, टोटल आपके पास ये -11/2 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 जब -1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3/2 बनेगा और -3/2 को मैंने माइनस करवाना है 2 में से, तो जब 2 में से माइनस होगा -3/2 तो ये बनेगा 2 + 3/2 और टोटल आंसर आपके पास यहाँ पे बनेगा 7/2। फिर हमारे पास यहाँ पे 3 जब 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 75 बनेगा और 70 में से 75 को लेस करेंगे तो आंसर यहाँ मेरे पास -5 रह जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो -43 है इसको मैंने 1 में कन्वर्ट करना है, तो मैं ऑपरेशन लिखूंगी R2 मल्टीप्लाई बाय -1/43। तो इससे हमारे पास रो 2 के अंदर चेंजेस आएंगे, रो 1 एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं, 1 3/2 -1/2 एंड 25। सेकेंड रो के अंदर चेंजेस आएंगे, थर्ड रो एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, -1/43 मैं यहाँ अपनी आसानी के लिए लिख रही हूँ। इसको जब मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी ये 0 ही रहेगा। -1/43 को -43 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर विल बी +1। -1/43 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -16/43 बन जाएगा और -1/43 को 720 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें तो आपके पास यहाँ पे +720/43 रह जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट 1 बन चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमारे पास इस 1 के नीचे जो एंट्री है मैं इसको इस 1 की हेल्प से 0 बनाने की कोशिश करूंगी, तो मुझे ऑपरेशन लिखना चाहिए रो 3 में मैं ऐड कर रही हूँ 11/2 टाइम्स रो 2 को। रो 3 के अंदर चेंज आने जा रहा है तो 1 3/2 एज इट इज, -1/2 एज इट इज, 25 एज इट इज, 0 एज इट इज, 1 एज इट इज, -16/43 एज इट इज, 720/43 एज इट इज। अब यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए 11/2 लिखते हैं। 11/2 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आएगा, 0 को 0 में ऐड करेंगे, रिजल्ट विल बी अगेन 0। 11/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11/2 आएगा। 11/2 को -11/2 में ऐड करेंगे, आंसर विल बी 0। 11/2 को -16/43 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 11/2 -16/43। तो यहाँ से हम रिजल्ट चेक कर लेते हैं। 2 का टेबल यहाँ से 8 टाइम्स कटिंग करेगा और 8 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं तो -88/43 मेरे पास आंसर आ रहा है। अब इस आंसर को मैंने 7/2 के अंदर ऐड करना है, तो इसके अंदर मैं ऐड कर लेती हूँ 7/2। तो इन फ्रैक्शंस को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा -88/43 के अंदर हम ऐड कर रहे हैं 7/2 को, तो टोटल आंसर यहाँ पे मेरे पास बन रहा है 125/86। यहाँ पे वैल्यू आ जाती है मेरे पास 125/86।
86। तो नेक्स्ट मेरे पास 11/2 मल्टीप्लाई होने जा रहा है 720/43 के साथ। 11/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 720/43 के साथ, और इस तमाम रिजल्ट को मुझे ऐड करना है -5 के अंदर। तो पहले इनको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 का टेबल 1 टाइम होगा, और यहाँ पे 360 टाइम्स 360 को हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3960। डिनोमिनेटर में हमारे पास 43 आ रहा है, और इसमें से हमने माइनस करना है 5 को। तो यहाँ जो वैल्यू हमारे पास आ रही है फ्रैक्शन में, वो है 3745 डिवाइडेड बाय 43। सो हमने अपने मैट्रिक्स को एचेलन फॉर्म में यहाँ तक कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट हम एक्स वाई जी की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे रो नंबर 3 को अगर देखें, तो रो नंबर 3 में 0 जो है एक्स का कोफिशिएंट है, 0 वाई का कोफिशिएंट है, और 125 डिवाइडेड बाय 86 जी का कोफिशिएंट है। दिस ऑल इज इक्वल टू 3745 डिवाइडेड बाय 43। 0 वाली वैल्यूज हम यहाँ पे स्किप करेंगे, तो 125 डिवाइडेड बाय 86 टाइम्स z इज इक्वल टू 3745 डिवाइडेड बाय 43 हो जाएगा। और अब हम शिफ्टिंग्स कर लेते हैं, तो 3745 डिवाइडेड बाय 43 एज इट इज। 86 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 125 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इन तमाम वैल्यूज को सिंप्लीफाई करके मेरे पास यहाँ पे जो फ्रैक्शन आ रही है वो है 1498 डिवाइडेड बाय 25। अब हम आ जाते हैं अपनी सेकेंड रो पे। सेकेंड रो के अंदर जो वैल्यूज हमें गिवन है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे 0 एक्स का कोफिशिएंट है, 1 वाई का कोफिशिएंट है, और -16 डिवाइडेड बाय 43 जी का कोफिशिएंट है। दिस ऑल इज इक्वल टू 720/43। एक्स तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहा है, तो y की यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। -16/43 एज इट इज रखेंगे, इसको z की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1498 डिवाइडेड बाय 25, और 720/43 हम एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। इन वैल्यूज को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 23968 आएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर्स को सिंप्लीफाई करें तो 1075 आएगा। इस फ्रैक्शन को अब मैं राइट साइड पे शिफ्ट करूंगी, तो 720 डिवाइडेड बाय 43 में ऐड हो जाएगा 23968 डिवाइडेड बाय 1075। और इन फ्रैक्शंस को जब आप ऐड अप करेंगे तो आपके पास जो टोटल आंसर बनेगा y के लिए, वो होगा 976 डिवाइडेड बाय 25। अब हम रो नंबर 1 पे जाएंगे। रो नंबर 1 में यहाँ पे 1 जो है वो x का कोफिशिएंट है, सो हम लिखेंगे 1 टाइम्स x। इसी तरह से 3/2 जो है वो y का कोफिशिएंट है, सो 3/2 टाइम्स y हो जाएगा। -1/2 z का कोफिशिएंट है, तो -1 डिवाइडेड बाय 2 z हो जाएगा। और कांस्टेंट के तौर पे हमारे पास पहली रो के अंदर 25 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 25 को नोट डाउन कर लेंगे। अब हमारे पास y z आ चुका है, हमने x कैलकुलेट करना है। x एज इट इज, 3/2 एज इट इज, y की वैल्यू प्लेस कर लें 976 डिवाइडेड बाय 25, -1/2 एज इट इज, z की वैल्यू प्लेस कर लें 1498 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट अब हमारे पास 3 जब 976 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2928 बन जाएगा, और 225 के साथ मल्टीप्लाई होकर 50 में कन्वर्ट हो जाएगा। -1 को 1498 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1498 ही रहेगा, और 2 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। नेक्स्ट इन दो फ्रैक्शंस को मैं आपस में अगर सॉल्व कर लूँ तो इनका डिनोमिनेटर सिंगल आ रहा है, और हमारे पास इन वैल्यूज की सब्ट्रैक्शन के बाद बचेगा 1430। सामने हमारे पास 25 आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है कि मैं पूरी फ्रैक्शन को शिफ्ट कर दूं, तो 25 में से माइनस हो जाएगा 1430 डिवाइडेड बाय 50,
और अगर इनकी सब्ट्रैक्शन मैं कर लूँ तो मेरे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो है -18 डिवाइडेड बाय 5। सो ये हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट करके देखते हैं। एनालाइज द कंसिस्टेंसी एंड फिजिबिलिटी ऑफ द सप्लाई चेन फ्लो बेस्ड ऑन द सॉल्यूशंस। हमने कंसिस्टेंसी को एनालाइज करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्योंकि पार्ट ए के अंदर जो सॉल्यूशंस थे वो एग्जिस्ट कर रहे थे, तो हम स्टेटमेंट दे सकते हैं कि एज द सिस्टम हैज a unique solution, so it is consistent। चाहे एक सोल्यूशन हो, चाहे एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो, सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। तो क्योंकि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और हमारे पास पार्ट ए का जो था वो यूनिक सोल्यूशन था, क्योंकि एक्स वाई जी की हमने एक एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, ओवरऑल एक सोल्यूशन था, तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है। अब अगर इसकी फिजिबिलिटी की बात की जाए तो हमारे पास एक्स की एक वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, यहाँ पे एक्स वाई जी नंबर ऑफ सप्लाईज को शो कर रहे हैं। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट दे सकते हैं कि एज द वैल्यू ऑफ एक्स वॉज -18 डिवाइडेड बाय 5, जो कि अगर डेसिमल में मैं कन्वर्ट करूं तो -3/6 आ रहा है। अब किसी भी सप्लाई चेन के अंदर नेगेटिव नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं हो सकती, तो हम लिखेंगे कि एज एक्स इज इक्वल टू -3.6, सो द solution is not feasible for real supply chain। एक्स भी जो था वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को शो कर रहा था, वाई भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स था और जी भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स था। तो अगर हमारे पास तीनों सॉल्यूशंस पॉजिटिव होते तो हम कह सकते थे कि जो सॉल्यूशन है वो फिजिबल है रियल सप्लाई चेन के लिए। लेकिन क्योंकि इनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, सो इसलिए हमारा सॉल्यूशन जो है वो फिजिबल नहीं है रियल सप्लाई चेन के लिए।